अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज आपका लेक्चर है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओवरऑल ये लेक्चर नंबर 10 है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें आज हम देखेंगे कि एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। अब प्रॉपर्टीज़ के हम बात करें तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ दो तरह की आ जाती हैं, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब प्रॉपर्टीज़ में आपके पास दो आ जाती हैं, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और सेकंड आ जाती हैं आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब आप देखें कि आपके पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ जिनको हम देखने से ही बता दें कि ये एसिड, ये आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या है, इसकी स्मेल कैसी है। तो ये सारी की सारी आपके पास किस में आ जाएंगी, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। सेकंड वन आ जाती है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जिन्होंने मिलके कंपाउंड्स बनाए होंगे वो रिएक्ट करेंगे और आपके पास एक नया प्रोडक्ट है जो वो आ जाएगा और इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। तो हम इसे कहेंगे कि ये किस में आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। अब क्या है कि मैंने बात की है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे एलिमेंट्स को, केमिकल एलिमेंट्स को जो रिएक्ट करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन आपके पास आ जाता है कि ये रिएक्शन विद मेटल्स। अब क्या होता है कि आपके पास एसिड्स हैं, अब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास जाके वो मेटल का सॉल्ट है जो वो बना देंगे। अब आप ये देखें कि आप जो एसिड यूज़ कर रहे हैं वो आप एसिड किस फॉर्म में ले रहे हैं। आपके पास एसिड जो है कंसनट्रेटेड फॉर्म में भी होता है और डाइल्यूट हम उसे खुद करते हैं। आप कंसनट्रेटेड एसिड क्यों यूज़ नहीं करते। जो कंसनट्रेटेड एसिड्स होता है वो नुकसानदेह होता है हमारे लिए, इससे बेशुमार केमिकल फोमिंग एजेंट या केमिकल्स हैं जो वो रिलीज़ होते हैं जब, तो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये वेरी एक्सप्लोसिव्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास एसिड्स होते हैं इन्हें हम पहले क्या करते हैं, डिल्यूट करते हैं। जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो हमारे पास इसका जो रिएक्शंस होगा, इसका जो नुकसान पहुंचाने की एक हम कह सकते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये थोड़ा कम हो जाएगा। अब आप देखें कि आपकी बुक में ये रिएक्शन दिया गया है कि आपके पास फर्स्ट रिएक्शन जो रिएक्शन विद मेटल्स है कि ये मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या बनेगा। रिएक्शंस विद मेटल्स, आपके पास रिएक्टिव मेटल्स में आपके पास आ जाती है जिंक। अब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा क्या, एसिड। अब एसिड मैं ले रही हूँ आपके पास क्या, H2SO4। ठीक है, तो आप देखें कि ये जो H2SO4 है इसके साथ यहाँ हम सबस्क्रिप्ट में AQ लिखते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपने जो एसिड्स लिए हुए हैं वो आपके पास क्या है, डिल्यूट फॉर्म में है। तो जब जिंक रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तो आपके पास क्या बनेगा, जिंक का सल्फेट बन जाएगा और साथ में आपके पास क्या होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब ये देखें कि ये हाइड्रोजन गैस है, इस गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये एरो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है जो ये शो करता है कि ये हमारे पास क्या है, गैस है। फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ा है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल आपने ली जिंक का आपने रिएक्शन करवाया किसके साथ, H2SO4 के साथ जो आपके पास क्या था, एक्वस फॉर्म में था। इसने रिएक्ट किया तो आपके पास बन गया जिंक सल्फेट, वो क्या है, एक्वस, ZnSO4 बन गया और साथ में आपके पास क्या आ गई, हाइड्रोजन गैस आ गई। अब दूसरी मेटल हम ले लेते हैं, हमारे पास आ जाती है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के हम 2 मोल लेंगे और इसका रिएक्ट करवाते हैं 6 मोल्स ऑफ HCl के साथ। HCl को भी हमने डाइल्यूट फॉर्म में लिया हुआ है
तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड आ जाएगा प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आ जाएगी और अपवर्ड डायरेक्शन में हम एरो लगाएंगे जो ये शो करेगा कि ये क्या है, गैस है। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन आपने देखना है कि आपके पास कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ इसका रिएक्शन क्या होगा। आपको मेटल्स के साथ जब एसिड ने रिएक्ट किया तो उसकी समझ आ गई कि ये रिएक्शन कैसे बना है। अब ये जो मैंने सेकंड रिएक्शन लिया है इसमें मैंने एल्युमिनियम के साथ 2 इसलिए लिया है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा था ना AlCl3, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने एल्युमिनियम के साथ 2 लगाया और HCl के साथ 6 लगाया। अब आपके पास सेकंड रिएक्शन आ जाता है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अच्छा, इसका आप देखें कि जब एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ तो ये क्या करेगा, रिस्पेक्टिव साल्ट बनाएगा और साथ में हमारे पास जो गैस बनेगी वो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। अब आप इसका रिएक्शन देखें कि आपके पास था कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया है 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ, तो आपके पास बन गया है कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। इसी तरह आप देखेंगे कि आपके पास बाइकार्बोनेट आ जाए। हम बाइकार्बोनेट लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब ये देखें कि इसमें ये जो H है ये शो कर रहा है कि ये आपके पास क्या है, बाइकार्बोनेट्स है। अब बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट है जो जब ये रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपके पास बनेगा सोडियम सल्फेट आपके पास बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस साथ में बनेगी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 2 मोल्स प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे Na कितने थे, 2 थे, तो यहाँ पे Na के साथ 2 आ गया तो इसका मतलब कि Na की वैलेंसी इसके नंबर ऑफ एटम्स सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये वाले हाइड्रोजन हैं और 2 हाइड्रोजन इस वाले मिलके तो यहाँ पे जाके वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इसका मतलब कि ये एटम भी सेटिस्फाइड हो गए। इसके बाद आ जाता है आपके पास कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो इस इक्वेशन में देखें कि ये पीछे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये कार्बन कितने हैं, 2 हैं। इसके बाद आपके पास ऑक्सीजन, इस एटम के साथ 3 लिखा हुआ है और शुरू में इसके 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 2 6, यानी कि 3 2 टाइम्स 6, यहाँ पे आपके पास 6 ऑक्सीजन इसकी होगी और 4 इसकी होगी, तो कितनी होगी, 10। तो आप देखें 4 ऑक्सीजन आपके पास सोडियम सल्फेट से आ गई, 4 ऑक्सीजन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड से आ गई और 2 ऑक्सीजन आपके पास वाटर से आ गई, तो इस तरह आपकी ऑक्सीजन भी पूरी हो गई। इसके बाद आ जाता है, आपने देखा कि मेटल्स के साथ भी रिएक्शन कैसे हुआ, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के साथ भी हो गया। अब रिएक्शन करवाना है हमने किसके साथ, बेसिस के साथ, ठीक है। अब रिएक्शन विद बेसिस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आपके पास साल्ट और वाटर बनेगा। रिएक्शन विद बेसिस आ गया।
अब आप देखें कि आपके पास बेस है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस प्लस HCl, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से NaCl आ गया और साथ आपके पास आ गया वाटर H2O आ गया। अब आप देख लें कि आप ले लें कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड का आप रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, तो आपके पास बनेगा कॉपर सल्फेट, जो क्या है कॉपर का एक सॉल्ट है, साथ में आ जाएगा आपके पास वाटर। अब क्या हुआ है कि आपके पास एसिड, ये एसिड और ये बेस, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, आपके पास ये साल्ट बना और ये वाटर बना, और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसके बाद आ जाता है आपके पास रिएक्शन सल्फाइड और बाईसल्फाइड के साथ, रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड। साथ साथ हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो सल्फाइड था, जैसे हम देख लेते हैं रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड। अब आप इसकी एग्जांपल में ले लें कि कैल्शियम सल्फाइड है आपके पास CaSO3, इसका रिएक्शन करवाएंगे आप एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, 2HCl के साथ, तो आपके पास है जो ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम क्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, तो गैस को केमिस्ट्री की टर्म में हम इन द फॉर्म ऑफ एरो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपने एग्जाम्पल देखी है कि जब आपके पास एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, सल्फाइड के साथ। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे जब एसिड रिएक्ट करेगा बाईसल्फाइड के साथ, आपके पास आ जाता है सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3, इसका रिएक्शन होगा आपके पास HCl के साथ, तो आपके पास बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस आपके पास आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। अब इस गैस को हम इन द फॉर्म ऑफ एरो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लास्ट रिएक्शन आ जाता है आपके पास रिएक्शन विद सल्फाइड्स, कि हम सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे। पहले आपने देखा है रिएक्शन सल्फाइड और बाईसल्फाइड के साथ, जब उस HCl ने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने सल्फाइड के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर आपके पास एज अ बाई प्रोडक्ट मिले। अब आप देखने लगे हैं कि जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, सल्फाइड के साथ, आपने ये रिएक्शन मिक्स नहीं करने। सल्फाइड और सल्फाइड ये दो डिफरेंट चीज़ें, ये रिएक्शन आ जाएगा आपके पास सल्फाइड के साथ, आपका रिएक्शन आ गया। अब आपके पास क्या था, आयरन सल्फाइड आपने लिया FeS, इसका रिएक्शन करवाया आपने H2SO4 के साथ, तो आपके पास है जो ये बनेगा आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड FeSO4, आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये क्या है, गैस है, ठीक है। अब तक के जितना भी लेक्चर हुआ है इसमें आपने जस्ट एसिड का रिएक्शन देखा है कि एसिड जब रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या बनता है। अब आ गया है कि आपने
एसिड के यूजेस देखने हैं कि हमारी डेली लाइफ में एसिड के यूजेस क्या हैं। अब आप देखें कि आपके पास जो कॉमनली आजकल जिनके हम नाम जो मोस्टली सुन रहे हैं वो आ जाता है आपके पास HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। अब आप देखें सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास आ जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। अब आप देखने लगे हैं यूजेस। यूजेस में आपके पास फर्स्ट वन आ गया सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4, ठीक है। अब आप देखें कि सल्फ्यूरिक एसिड, मेजर यूज़ जो सल्फ्यूरिक एसिड का है वो अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड में जाके देखें तो ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ होता है। इससे जो फर्टिलाइज़र हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ जाता है अमोनियम सल्फेट। इसका फर्स्ट यूज़ क्या है, फर्टिलाइज़र मिलते हैं हमें, और वो कौन सा है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है। अब आप पेंट देख लें, डाइज, ड्रग्स वगैरह, इनमें भी सल्फ्यूरिक एसिड है जो ये यूज़ होता है। अगर हम देखें कि ये हमारे पास ये जो गाड़ियों में यूज़ होने वाली बैटरीज़ हैं इनमें भी सल्फ्यूरिक एसिड है जो वो होता है और वो एज आ इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। ठीक है। सेकंड यूज़ आप देख लें कि ड्रग्स, डाइज एंड पेंट्स में। थर्ड आपके पास आ जाएगा कि यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके पास नाइट्रिक एसिड। अब जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम एग्रीकल्चर में देख रहे थे तो हमें फर्टिलाइज़र मिल रहा था जिसको हमने नाम दिया अमोनियम सल्फेट का, इसी तरह नाइट्रिक एसिड भी फर्टिलाइज़र हमें देता है जिसका नाम है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3 और ये फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 फर्स्ट यूज़ आ गया है इसका फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र कौन सा है, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। इसके बाद वही पेंट्स, ड्रग्स, डाइज में ये प्रेजेंट होता है। थर्ड वन इसमें आ जाएगा कि आपके पास कॉपर प्लेट्स हैं, उनके ऊपर आपने कोई डिज़ाइनिंग का काम करना है तो उसमें ये यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये इचिंग डिज़ाइन के तौर पर यूज़ होता है। इचिंग डिज़ाइंस ऑन कॉपर प्लेट। ठीक है। थर्ड वन आपके पास आ जाता है HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से लिखते हैं। अब ये जो HCl है आपके पास, ये मेटल्स को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। टैनिंग का मतलब ये होता है कि चमड़ा वगैरह रंगने के लिए या प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है।
आपके पास आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसके यूजेस आ गए। फर्स्ट यूज़ आ गया कि टू क्लीन मेटल, सेकंड आ गया टैनिंग, एंड थर्ड वन प्रिंटिंग इंडस्ट्री, यूज्ड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इसके बाद आ जाता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड है जो ये यूज़ होता है आपके पास प्रिजर्वेशन के लिए। अब आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास अंजीर हो और आपने इसको प्रिजर्व करना हो, तो आप क्या करते हैं कि बेंजोइक एसिड लेते हैं जो एज अ प्रिजर्वर यूज़ होता है इसको प्रिजर्व करने के लिए। बेंजोइक एसिड आ गया। बेंजोइक एसिड का फंक्शन क्या है कि ये प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है, फ्रूट्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए। इसके बाद आ जाता है आपके पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है जो ये भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन साथ साथ इसके जो और यूजेस हैं वो ये हैं कि फूड को फ्लेवर देने के लिए, और दूसरा अगर आपको कहीं किसी भीड़ वगैरह ने काट लिया है तो उसका जो स्टिंग है उसके क्योर के लिए भी आप कह सकते हैं कि आपके पास ये एसिटिक एसिड यूज़ होगा। एसिटिक एसिड, ये जो एसिटिक एसिड है ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाला एसिड है। फूड फ्लेवरिंग के लिए, फ्रूट प्रिजर्वेशन के लिए, और तीसरा आ जाएगा आपके पास टू क्योर स्टिंग ऑफ वेस्प। ठीक है, अब आप देखें कि आपने एसिड्स के बारे में पढ़ा कि एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल्स के साथ आपने उसका रिएक्शन देखा। इसके बाद आपने कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के साथ देखा, बेसिस के साथ देखा, सल्फाइड बाइसल्फाइड्स के साथ देखा और सल्फाइड्स के साथ देखा। फिर आपने देखा कि एसिड्स के यूजेस क्या हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड्स के नेम्स के ये कौन कौन से हैं। तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है, नाइट्रिक एसिड आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, बेंजोइक एसिड आ जाता है और एसिटिक एसिड आ जाता है। ठीक है, फिर हमने इनका एक जो यूज़ है वो बता दिया कि ये हमारी जो नॉर्मल डेली लाइफ है इसमें ये कैसे यूज़ हो रहे हैं। अब आप देखें कि आपके पास ये एसिड्स आपको पता चल गए, इनके यूजेस पता चल गए कि इनके यूजेस ये हैं, लेकिन आपको इनका सोर्स भी तो पता होना चाहिए कि इनका सोर्स क्या है। तो आप इनका सोर्स देखें कि आपके पास आ जाता है सिट्रिक एसिड। तो ये आपको किधर से मिलेगा? जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनसे मिलेगा, जैसे कि आपके पास क्या है, लेमन है, ऑरेंज है। फिर आपके पास आ जाता है लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये किधर से आएगा? मिल्क से। ये लैक्टिक वर्ड डिराइव्ड ही मिल्क के लिए हुआ है। इसके बाद आ जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपको कहाँ से मिलेगा? ये जो बीज के स्टिंग्स वगैरह होते हैं उनसे। फिर आ जाता है आपके पास ब्यूटायरिक एसिड, वो बटर जो रेंसिड हो गया हो, जिसकी बुरी स्मेल हो, और उससे जो मिलने वाला एसिड है वो क्या है? ब्यूटायरिक एसिड है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है टार्टेरिक एसिड। तो ये टार्टेरिक एसिड आपको किससे मिलेगा? ग्रेप से, एप्पल से और टेमरेंट से। इसके बाद आ जाएगा आपके पास मैलिक एसिड। मैलिक एसिड्स आपको एप्पल से मिलेगा। यूरिक एसिड आपको यूराइन से मिलेगा और स्टीरिक एसिड आपको फैट्स वगैरह से मिलेगा।